हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और यह जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो अध्याय द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 6 है, जिसके अंतर्गत हम लोग पेपर फर्स्ट जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए, अभी आप लोग जो है बुक या फिर नोट्स से आप तैयारी कर रहे हैं या फिर से अपना रिवीजन कर रहे हैं, वो करते रहिए। बाकी फैक्ट से रिलेटेड स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा जो हर साल निकाला जाता है आपका मुश्किल से 25 से 30 पेज का, वो फैक्ट से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर से एनवायरनमेंट हो गया, इन सबसे रिलेटेड जो है जो एक उनकी सीट होती है उसको भी हो सकता है कि 2-4 दिन में आ जाए, तो उसे भी कराया जाएगा। बाकी जो प्रैक्टिस सेट्स है वो आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी अच्छे कंटेंट हैं वो प्रोवाइड करानी मेरी जिम्मेदारी है। बस आप बस अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम परिणाम योजना का शुरुआत किया गया था। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए पीबीटीजी विकास मिशन का प्रारंभ किया गया था। कौन सा आंसर इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? दूसरा गलत इसलिए है कि पीबीटीजी विकास मिशन का प्रारंभ जो है अनुसूचित जातियों के विकास के लिए नहीं, बल्कि अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, न कि अनुसूचित जातियों के लिए। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी और विनिमय दर के मामले में पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में 3.7 ट्रिलियन डॉलर के विकास वर्तमान में 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आकार के साथ भारत पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, अगर बात करें हम भारत क्रय शक्ति क्षमता, जिसे परचेजिंग पावर पैरिटी PPP जो कहा जाता है, इसके आधार पर भारत तीसरे नंबर पे है। विनिमय दर के मामले में यह 5वें नंबर पे है। और इसकी अगर अर्थव्यवस्था देखा जाए, इकोनॉमी देखा जाए, तो वर्तमान समय में 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और इस हिसाब से यह 5वें नंबर पे है। तो दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। शीर्ष प्रेषण या रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें क्रम से लगाना है। शीर्ष जो रेमिटेंस प्राप्त करता है, देखिए इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है वो भारत को प्राप्त होता है। भारत इस मामले में पहले नंबर पर है, मैक्सिको दूसरे नंबर पर है, ठीक, चाइना तीसरे और फिलीपींस जो है या चौथे नंबर पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 4, 2, 3। एक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का जो विवरण है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधायिका के समक्ष इसे रखा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, अनुच्छेद 202 इसमें राज्य की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 110 इसमें कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो उल्लेख किया गया है। एक सेकेंड, इसका सही आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 202 अनुच्छेद 110 में जो है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो उल्लेख किया गया है यह अनुच्छेद 110 में किया गया है, जिसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और भारत में जो बजट पेश होता है उसे वार्षिक वित्तीय विवरण, जो संविधान में बजट के लिए उपयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उपयोग किया गया है और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 112 में किया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसमें क्या पूछा है कि राज्य की विधायिका के समक्ष जो रखा जाता है उसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 202 में मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय को संदर्भित करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर मेघालय? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। देखिए, अगर हम न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसमें बिहार पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे, झारखंड तीसरे और मेघालय जो है यह चौथे नंबर पे है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। शीर्ष एमएसएमई उद्यमों की संख्या वाले निम्न राज्यों को कालक्रम में लगाना है। सबसे अधिक जो एमएसएमई उद्योग है किस राज्य में है ये आपको बताना है, उन्हें कालक्रम में लगाना है। तो इसकी अगर हम बात करें
सबसे पहले वर्तमान समय में अगर एमएसएमई की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इस मामले में एमएसएमई के मामले में पहले नंबर पे है। पश्चिम बंगाल जो है इस मामले में दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु, और महाराष्ट्र जो है इस मामले में चौथे नंबर पे है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार देश की जो प्रजनन दर है 2.2% से घटकर कितना हो गया है। देश की प्रजनन दर 2.2% से घट करके कितना हो गया है आपको बताना है। 1.22, 2.1 या 2.3। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वर्तमान समय में देश की जो प्रजनन दर है वो 2% हो गई है। ठीक है, 2.2 से घट करके ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। कुछ पंचवर्षीय योजनाएं दी गई और उसका केंद्रीय विषय, जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी निवारण एवं रोजगार का सृजन, 6ठी पंचवर्षीय योजना निर्धनता उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, और 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रता और अधिक समावेशी विकास। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन, इसमें पूछा है कि उपरोक्त में से कितने विकल्प जो है सही है, कितने विकल्प सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 विकल्प इसमें सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसमें जो है निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है 6ठी पंचवर्षीय योजना, इसमें गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन की बात किया गया था। ठीक, तो 5वां और 6वां जो है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, 5वीं पंचवर्षीय योजना या निर्धनता उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता के लक्षित था। 6वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन जो है इसका मुख्य विषय था। 9वीं पंचवर्षीय योजना यह सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, यह मुख्य रूप से इस पे इंडिकेट था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह तीव्रता और अधिक समावेशी विकास, और 12वीं पंचवर्षीय योजना था वह तीव्रता, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास पर बेस्ड था। ठीक है, तो 2 सही हो जाएगा, मतलब दूसरा और तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के सबसे पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना 1668 स्वीडन में किया गया था। 1770 ईस्वी में भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है, दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें जो आपका स्वीडन में जो स्थापना किया गया था केंद्रीय बैंक का, स्यूरिगेस रिस्क बैंक की स्थापना किया गया था। ठीक है, और भारत में बैंकिंग व्यवस्था की जो शुरुआत है 1970 से मानी जाती है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के बाद। तो दोनों विकल्प जो है इस हिसाब से सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? स्लेट, शीश, संगमरमर, क्वार्टाजाइट। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, स्लेट, शीश, संगमरमर और क्वार्टाजाइट सभी जो है कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इल्तुतमिश ने अपने सिक्के पर स्वयं को खलीफा के रूप में प्रदर्शित किया। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। ठीक है, और यह जो है इल्तुतमिश ने सिक्के पर स्वयं को खलीफा का दूत प्रदर्शित किया था, न कि स्वयं को खलीफा के रूप में। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका गलत हो जाएगा। और इल्तुतमिश की बात करें तो यह ऐबक के समय इसने राजधानी जो लाहौर थी, इसने जो है राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित कर दिया। और यह जो है पहला शासक था जिसने अब्बास खलीफा और जो मुस्तनसीर थे उनके नाम से सिक्के जारी करता था, और यह जो है स्वयं को खलीफा घोषित नहीं किया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत। भारत पर हुए निम्नलिखित आक्रमणों को कालक्रम में लगाना है। महमूद गोरी का आक्रमण, महमूद गजनबी का आक्रमण, तैमूर का और चंगेज खा, इनको जो है क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ था, इसके बाद जो है मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, इसके बाद जो है चंगेज खा, फिर जो है तैमूर लंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 1 4 3। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में 1857 की विद्रोह का सरकारी इतिहास है? द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंट 1857, थियरीज ऑफ द इंडियन म्यूटनी 1857 से 59, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी, या फिर 1857। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1857। यह पुस्तक जो है 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास था, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए इसके बारे में अगर हम देखें तो एले रीज
इन्होंने कहा था कि धर्मांध ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था, मतलब जो बहुत ये अंग्रेज और भारतीय थे उनके द्वारा 1857 के विद्रोह को लेकर के अपना अपना मत दिया गया था। ठीक है, टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था। और सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। यह विद्रोह जो है हिंदुओं और मुसलमानों का जो है षड्यंत्र था। और अशोक मेहता ने कहा था कि द ग्रेट रिवेलियन, इसमें राष्ट्रीय विद्रोह की झलक दिखती है। बी.डी. सावरकर ने 1909 में अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में कहा था कि यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। एस.एन. सेन, जिन्होंने 1857 पुस्तक की रचना की, इन्होंने कहा था कि इन्हें जो है सरकारी इतिहासकार भी बनाया गया था। और इन्होंने कहा था कि यह जो विद्रोह था यह आज़ादी का पहला, क्या कहते हैं, आज़ादी का पहला विद्रोह था। ठीक, तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा जो है सही नहीं है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि प्रस्ताव को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था, जो कि गलत है। यह जो है महात्मा गांधी द्वारा नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन के समझौते को दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा दी थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है, पहला सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें जो है कुछ समझौते भी हुए थे, जैसे गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार जो है कांग्रेस को मिल गया था। उसके साथ साथ सभी जो युद्ध बंदी थे, जिसमें जो राजनीतिक बंदी थे उनको, जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था, उनको जो है तुरंत आज़ाद करने की बात की गई थी, छोड़ने की बात की गई थी। इसके साथ बिना नमक कर दिए नमक बनाने का आदेश जो है यह कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मिल गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस यह अध्यक्ष थे, भारत अध्यक्ष जो आपके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, यह उस समय भारत सचिव थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स नौसेना के मंत्री, ए.वी. अलेक्जेंडर बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष। कौन सा इसमें जो सुमेलित है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, बाकी दोनों जो है वो गलत है। ठीक है, ए.वी. अलेक्जेंडर की अगर हम बात करें तो यह जो है नौसेना के मंत्री थे, और स्टैफोर्ड क्रिप्स यह बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यह दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यालू नदी उत्तरी कोरिया एवं चीन के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। हांगहो नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और पीला सागर में गिर जाती है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ नदी दी गई है, देश साल्विन नदी म्यांमार में है, मिकांग नदी चाइना में, ओब नदी रूस में, और लीना नदी ये भी रूस में। कितने विकल्प जो है सही है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तीन विकल्प सही है। सॉल्विन नदी जो है यह आपके म्यांमार में है, मिकांग नदी जो है यह चीन में नहीं बल्कि वियतनाम में है। कहाँ पे है? वियतनाम में। ठीक है, ओब नदी यह जो है आपके रूस में है, और लीना नदी यह भी रूस में। ठीक है, तो तीन विकल्प सही है, एक गलत है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ देश दी गई राजधानियाँ, आपको बताना है कितने इसमें से सुमेलित है। देखिए, इसकी बात करें, अंकारा यमन, ओमान जॉर्डन, दमिश्क मिस्र, और अस्ताना कजाकिस्तान। इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा क्या कह रहा है, सही है, बाकी जो है दोनों गलत है। ठीक, दूसरा और तीसरा इसमें क्या क्या है कि कितने युग में सुमेलित है। ठीक है, तो सी आपका अंकारा जो है, अंकारा यह यमन नहीं बल्कि टर्की की राजधानी है। ठीक, टर्की की राजधानी है। अम्मान की बात करें तो यह जॉर्डन की राजधानी है, और दमिश्क की बात करें तो यह मिस्र नहीं बल्कि सीरिया की राजधानी है। दमिश्क सीरिया की राजधानी है। ठीक है, अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी। तो दूसरा और चौथा जो है सही है, पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सी समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतारा। सतारा की समांतर सरकार जो चीतू पांडे के नेतृत्व में जिसका गठन किया गया था, यह सबसे लंबे समय तक चली थी। ठीक है, और
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अरविंद घोष ने अपने किस पत्र या फिर ग्रंथ द्वारा बंगाल विभाजन की कड़ी आलोचना की थी? द लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दौरान जो है कड़ी आलोचना की गई थी। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी अगर हम बात करें बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, इसकी बात की जा रही है, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने की थी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। सही आंसर 4 3 2 1, ऑप्शन ए 4 3 2 1। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी, सर्वप्रथम कलकत्ता दिवस 1901 ईस्वी में भाग लिया था, जिससे की अध्यक्षता दीनसा बाचा द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ, जो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अगर हम बात करें अंग्रेजों का उस समय वारन हेस्टिंग का शासन था। और यह जो है द्वितीय, अगर इसकी बात करें 1880 से लेकर के 84 तक यह युद्ध चला था। ठीक है, जो मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी युद्ध में जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु इसी युद्ध में हो जाती है, जिसके बाद उसका पुत्र जो है टिप्पू सुल्तान इसमें नेतृत्व करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अंग्रेजों ने रैतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से की थी? बंगाल प्रेसिडेंसी, आगरा, मुंबई या फिर मद्रास? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत जो है सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी से की गई थी। ठीक है, और कब किया गया था? 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित किया जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को संदेह अर्थात जो उपलब्धियां या भत्ते प्राप्त होती है उन जो प्राप्त होता है उसका निर्धारण कौन करता है? दोनों राज्यों की विधानमंडल, राष्ट्रपति आदेश द्वारा अधिकारी आधारित या फिर संसद या राज्यपाल की इच्छा अनुसार? कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित। मतलब राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है कि दोनों राज्य मिलकर के राज्यपाल को कितना वेतन एवं भत्ते देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि पंचायती राज जो है यह समवर्ती सूची नहीं बल्कि राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन करने की शक्ति जो है संसद को दी गई है? अनुच्छेद 1, 2, 3 या फिर 11? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह नए राज्यों का निर्माण उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि 2 राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है, उसका नाम बदल सकता है, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है। ये सभी अधिकार जो है संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का जो आरक्षण है अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई गई है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? लोकसभा का विघटन, संसद सत्र का सत्रावसान, संसद सत्र आहूत करना, धन विधेयक को विचार के लिए वापस करना। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धन विधेयक को विचार के लिए वापस करना। यह जो है राष्ट्रपति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखिए, धन विधेयक जो पेश होता है राष्ट्रपति की इच्छा से पेश होता है। ठीक है,
तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति जो है इस पर पहले ही दे दी है, तो इस पर पुनः जो है विचार करना, यह जो है राष्ट्रपति क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति की इच्छा से ही धन विधेयक पेश किया गया है, इसलिए धन विधेयक को विचार के लिए राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्यवाही संचालित की जा सकती है लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार, राज्यसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियम के अनुसार, या फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रक्रिया नियम के अनुसार जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो कार्यवाही है उसका संचालन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। जब किसी सेवा या पद के लिए आकस्मिक रूप से अत्यधिक एवं तुरंत सहायता आवश्यक होती है तो किस प्रकार के अनुदान की मांग की जाती है? अनुपूरक, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान या फिर लेखानुदान। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यानुदान। उस समय जो है प्रत्यानुदान पारित किया जाता है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एक अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो? अमर्त्य सेन, रेगनर नर्स, एडम स्मिथ या फिर महबूब उल हक। इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महबूब उल हक, ऑप्शन डी हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में कौन सा एक कथन गलत है? यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है, इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता चलता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता चलता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, आठवीं, चौथी या फिर तीसरी? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका जो समय है 1961 से लेकर के 1966 का। इसका जो मुख्य उद्देश्य था यह जो है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति गरीबी निर्धारण से नहीं थी? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो बी भगवती समिति जो है इससे संबंधित नहीं थी। बाकी दांडेकर एवं रथ समिति, इसका जो गठन है वह किया गया था 1971 में इसका गठन हुआ था, ठीक। और वायवी अलग समिति का जो गठन है 1979 में किया गया था। लकड़ावाला समिति का गठन जो है 1993 में किया गया था। और ये तीनों जो है गरीबी निर्धारण से संबंधित समितियाँ थी, ठीक है। बाकी बी भगवती समिति की अगर हम बात करें तो यह बेरोजगारी मापने के लिए इसका गठन किया गया था और इसका जो गठन है यह हुआ था 1973 में, ठीक है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित नियमों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ब्याज दर, मौद्रिक नीति, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF द्वारा प्रकाशित होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-5 है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 4-5 नहीं बल्कि 2012 है, 2012 है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। रजत क्रांति, इसके अंतर्गत जो है अंडा उत्पादन को वरीयता दिया गया है, कह सकते हैं कि इसकी वृद्धि को जो है प्राथमिकता दी गई थी। कृष्ण क्रांति जो है यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जो है यह बागवानी उत्पादन से, और रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? जैव विविधता विषमय समझौता पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अंगीकृत किया गया था। यह पहला व्यापक वैश्विक समझौता है जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राकृतिक हरित गृह यह पृथ्वी की सतह गर्म रहने योग्य बनाती है, पृथ्वी का माध्य तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया का परिणाम है? काला कार्बन, ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन या फिर भूरा कार्बन? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन कार्बन, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा सही सुमेलित है? कुछ ज्वालामुखी दिए गए हैं और प्रकृति, स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी, माउंट इरेबस प्रसुप्त ज्वालामुखी, फ्यूजियामा शांत ज्वालामुखी। कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक सही है। स्ट्रोम्बोली यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट इरेबस यह भी जो है आपका क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी, और फ्यूजियामा यह जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
यूरेनियम सिटी अवस्थित है कहाँ पे? ग्रेट बियर झील के पास में, विनिपेग झील के पास, विक्टोरिया झील के पास, या फिर अथाबास्का झील के पास? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है अथाबास्का झील के पास में है यूरेनियम सिटी। ठीक है, यूरेनियम सिटी, और यह है कहाँ पे? यह है आपके कनाडा में, अथाबास्का झील के पास। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। माउंट टिटलिस, माउंट टिटलिस यह कहाँ पे है? माउंट टिटलिस जो है यह आपके स्विट्जरलैंड में है। वाइट पर्वत जो है यह कहाँ पे है? वाइट पर्वत है कैलिफोर्निया में। एटलस पर्वत जो है मोरक्को में है, और दक्षिणी आल्प्स जो है यह न्यूजीलैंड में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3-2-1-4, 3-2-1-4, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विक्टोरिया झील किन 3 देशों के साथ सीमा बनाती है? उसमें से कौन सा एक देश शामिल नहीं है? कौन सा एक देश जो है उसमें शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो है युगांडा है, केन्या है, तंजानिया है, जाम्बिया नहीं है। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है, जबकि जाम्बिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक, पहला सही है दूसरा गलत है। मेडागास्कर जो है यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है वह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा नहीं हुई है। यह जो है महाद्वीपीय खंड से टूट कर के अलग हुआ है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का जो ये पार्ट है अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है, और यहाँ यह पहले जो है इससे जुड़ा था, लेकिन जो है टूट करके प्लेट विवर्तन की क्रिया द्वारा इससे टूट करके अलग हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जाम्बिया और जायरे की सीमा बनाती है। करीबा नामक बांध जो है इसी नदी पर बना है। विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही, मतलब किस नदी के बारे में यह बात की जा रही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जाम्बेजी नदी के बारे में। ठीक है, जो जाम्बिया और जायरे के बीच सीमा का निर्धारण करती है। करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर ही है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह भी जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आयनवर्ती अक्षांश पर उच्च सागरीय लवणता पाई जाती है। आयनवर्ती अक्षांशों पर प्रति चक्रवाती दशाएं स्थिर पवन तथा उच्च तापक्रम पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों से आ रहा की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पछुआ पवन से साल भर वर्षा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होती है? टैगा प्रदेश, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य, या फिर स्टेपी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु में पछुआ पवन से साल भर वर्षा होती है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 45 से 60 डिग्री के अंतर्गत जो अक्षांश के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, ये सभी पछुआ पवन से के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पे जो है वर्ष भर वर्षा होती है, साल भर। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर से सीमा नहीं बनाता है? जॉर्जिया, तुर्की, रूस, या फिर अर्मेनिया? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्मेनिया। अर्मेनिया की सीमा जो है वो काला सागर से नहीं लगती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM, इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कूट के माध्यम से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका विकास DRDO द्वारा किया गया था। इसका सफल परीक्षण 13 अप्रैल 2024 को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। 15.50 किलोग्राम वजन वाली यह मिसाइल हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा है, और इसकी जो मारक क्षमता है 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी विकल्प जो है वो सही है। सभी विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन हैं। होम्योपैथी यह चिकित्सा प्रणाली में मानव की शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता के आधार पर जो है काम करती है। 2024 के होम्योपैथी दिवस का जो विषय था, होम्यो परिवार, एक विश्व, एक स्वास्थ्य, एक परिवार। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी जो थीम थी वह एक स्वास्थ्य एक परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार थी। ठीक है, एक स्वास्थ्य एक परिवार 2024 का थीम था। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ओजोन का उपयोग किन किन रूपों में किया जा सकता है? विरंजक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, सिल्क कपूर तथा पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण के लिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? या फिर खाद्य परीक्षण? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
देखिए ओजोन का जो उपयोग है विरंजक के निर्माण में किया जा सकता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है, सिल्क, कपूर या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में, या फिर खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। ऑप्शन ए हो जाएगा। इन सभी उद्देश्य से इसका उपयोग किया जा सकता है। सीमेंट के मुख्य घटकों में कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिना पाए जाते हैं। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम पाया जाता है ताकि वह शीघ्रता से जम सके, इसलिए जो है इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? दूसरा गलत इसलिए है कि सीमेंट के निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड यह जो है 60 से 70% होता है, सिलिका 2 से 25, और इसमें जो है एल्यूमिना 5 से 10, जिप्सम 2 से 5% होता है। लेकिन इसमें क्या क्या है कि जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है ताकि वह शीघ्रता से जमे, ठीक है, जो कि गलत है। जिप्सम इसमें इसलिए मिलाया जाता है कि ये जल्दी ना जमे, शीघ्रता से न जमे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग यांत्रिक तरंगों की उदाहरण है? कूट के माध्यम से सही आंसर का चयन करिए। जल की तरंगे, प्रकाश की तरंगे, ध्वनि तरंगे या फिर रेडियो तरंगे। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। 1 और 3 जल तरंग और ध्वनि तरंग, या दोनों जो है यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2। देखिए वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती यांत्रिक तरंग कहलाती, जैसे जल की तरंग और ध्वनि की तरंग, स्प्रिंग की तरंग। जबकि जिन तरंगों के संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती, जैसे प्रकाश तरंग हो गया, रेडियो तरंग, गामा किरण, अवरक्त किरण और एक्सरे। ये सभी जो है किसके अंतर्गत आती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आती है। तो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। भारत ने वित्त वर्ष 23-24 में 58 मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात किया है, जो कि पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है। कोकिंग कोयले में सल्फर, फास्फोरस और क्षार की मात्रा कम और कार्बन की मात्रा अधिक होती है। वित्त वर्ष 23-24 में सबसे अधिक कोकिंग कोयले का जो आयात है ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। कोकिंग कोयला एक उच्च गुणवत्ता वाला एंथ्रेसाइट कोयला है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है, ठीक है। चौथा गलत क्यों है? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, यह जो है कोकिंग कोयला एक उच्च गुणवत्ता वाला एंथ्रोसाइट नहीं बल्कि बिटुमिनस कोयला होता है, ठीक है। क्या होता है? बिटुमिनस कोयला। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाने से इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो नेत्र जो दोष है, इस पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसका वजह ये होता है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की जो वक्रता है वह बढ़ जाती है, जिस कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। इसके साथ साथ नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और नेत्र के गोले का जो व्यास है वो भी बढ़ जाता है, जिस कारण दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जो कि गलत है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और इसमें क्या है कि फोकस दूरी कम हो जाती है। इसमें जो है इसकी फोकस दूरी जो है कम हो जाती है, ठीक है। फोकस दूरी कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि नेत्र लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लैमार्क ने किया था और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। जीवद्रव्य सभी जीवों की भौतिक आधारशिला मानी जाती है। सजीव कोशिकाओं को लघु रासायनिक उद्योग शालाओं की उपमा दी जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सभी विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। और लिम्नोलॉजी के अंतर्गत झीलों तथा अलवड़ी जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पादपों की आकारिकीय संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन जो है पैलियोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है और स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी। कैंसर एक प्रकार का असंगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होता है। कैंसर सामान्यतः यकृत एवं मस्तिष्क में नहीं होता है क्योंकि वयस्कतावस्था में इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
वृक्क में पाया जाने वाला जो नेफ्रॉन नलिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। नेफ्रॉन यह वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहलाती है। नेफ्रॉन रुधिर की रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करता है। रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थ को हटाने और आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर में बनाए रखने दोनों ही कार्य नेफ्रॉन द्वारा संपादित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वो सही है नेफ्रॉन के बारे में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुट निरपेक्ष देश का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। गुट निरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति नासिर द्वारा की गई थी। और गुट निरपेक्ष शब्द का पहली बार जो प्रयोग है वीके कृष्ण मेनन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में किया गया था। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सी जो है गलत है। ठीक है, देखिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो के मध्य ब्रायनी के त्रिपक्षीय सम्मेलन से गुट निरपेक्ष को लेकर विचार विमर्श हुआ था और बेलग्रेड में 1961 में इसका सम्मेलन कराया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने की थी। ठीक है, न कि मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने। किसने की थी? यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने इसकी अध्यक्षता की थी। निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत में पहले परमाणु रिएक्टर की स्थापना, राष्ट्रीय विकास सेवा कार्यक्रम, समुदाय विकास कार्यक्रम का प्रारंभ, परमाणु विभाग की स्थापना। इन्हें जो है क्रम से लगाना है। देखिए इसकी हम बात करें तो सबसे पहले समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ठीक, उसके बाद जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत, परमाणु विभाग की स्थापना हुई, फिर जो है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ। ऑप्शन नहीं हो जाएगा 3 2 1 4 3 2 1 4। ठीक है, और इसमें देखा जाए समुदाय विकास कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1952 में। 1952 में समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक, उसके बाद जो है समुदाय विकास कार्यक्रम के बाद जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की जो शुरुआत है यह 1953 में हुआ था। 1953 में हुआ था। ठीक, एक स्वतंत्र परमाणु विभाग का स्थापना किया गया था 1954 में। ठीक है, और भारत में पहला परमाणु रिएक्टर का जो स्थापना किया गया था वह 1956 में किया गया था। 1956 में। और याद रखिएगा यह भारत ही नहीं एशिया का भी पहला रिएक्टर था। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। और इसका स्थापना जो है 1956 में मुंबई में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में कौन सा कथन सही है? बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के लिए सजा मिली थी और इन्हें 1896-97 में महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया गया था और इन्होंने मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तो इसके विरोध में मुंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल किया, जो पहली राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का आपको चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी विकल्प जो है सही है। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को हुए अपने कराची अधिवेशन में एक मुस्लिम राष्ट्र अर्थात पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव का प्रारूप फजलुल हक और खलीकुजम्मा ने तैयार किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग ने एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग का जो प्रस्ताव है वह 23 मार्च 1940 ईस्वी को हुए लाहौर अधिवेशन में रखा था। इसमें 23 मार्च 1940 को लाहौर के पास किया था, जबकि इस प्रस्ताव का प्रारूप जो है सिकंदर हयात खान ने बनाया था, फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया था और खलीकुजम्मा ने उसका समर्थन किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है दो कथन और कारण वो क्या कहते हैं विकल्प, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सम्मिलित करना है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा अगर इसकी हम बात करें, इसने पिंडारियों का दमन किया था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था। विलियम बैटिक ने ठगी प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड एलनबरो, इसके समय में दास प्रथा का अंत हो गया था। और लॉर्ड हर्टिंग प्रथम, इसने जो है नरबली प्रथा का दमन किया था। ठीक, सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारतीय क्षेत्रों की विजय को सही कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसके द्वारा सर्वप्रथम जो विजय किया गया था, चित्तौड़ का विजय किया गया था।
चित्तौड़ के बाद इसने मालवा विजय किया था, सिवान विजय, फिर जालौर विजय किया था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3-4-1-2, 3-4-1-2। ठीक है, देखिए इसके बाद चित्तौड़ विजय जो किया गया था, चित्तौड़ विजय कब है, हाँ 1303 में इसने चित्तौड़ विजय किया था। ठीक है, और उसके बाद मालवा विजय जो किया था इसने 1305 में मालवा विजय किया था। ठीक है, इसके बाद जो सेवन का विजय इसके द्वारा किया गया था 1308 में सेवन का विजय किया गया था। ठीक है, और जालौर विजय जो है, जालौर विजय इसके द्वारा जो इसका अंतिम अभियान था। ठीक है, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में अंतिम अभियान किया, और इस विजय के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी को राजस्थान विजय को पूर्ण अधिकार मिल गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यह दोनों भाई प्रारंभ में वारंगल के काकतीय के सामंत थे, और यह संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के पुनः जो है मुसलमान से हिंदू बन गए थे। हरिहर ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर या विद्यानगर शहर की स्थापना की थी। इसका आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। और ऑप्शन डी गलत क्यों है? क्योंकि हरिहर ने विजयनगर शहर की स्थापना तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर किया था। ठीक है, देख रहे हैं, दक्षिणी तट पे नहीं बल्कि उत्तरी तट पे किया था। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। मुगल कालीन चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल चित्रकला शैली के विषय मुख्यतः शाही दरबार युद्ध के दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, पौराणिक कथाएं आदि थे। अकबर ने अब्दुल सम्मत की अध्यक्षता में चित्रकला विभाग अर्थ का स्थापना कराया था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही, दोनों विकल्प मुगल काल की चित्रकला के बारे में सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। आपकी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी अच्छे कंटेंट हैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बशर्ते आप लोग बने रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से ईमानदारी से करिए। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पुराणों तथा अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भरधवस अर्थात भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है। ईरान के शासानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम अभिलेख में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान अर्थात हिंदी मिलता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी विकल्प जो है वो सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने ही रस, चिकित्सा एवं पारे की खोज की थी। इन्हें भारत का आइंस्टीन और प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इन्होंने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सातवाहन राज्य यज्ञश्री सातकर्णी के समकालीन थे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है सही है। अजंता गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा विकल्प गलत है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता गुफा के चित्र बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। अजंता गुफा के निर्माण में सर्वाधिक योगदान वाकाटक राजाओं का है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बी गलत है। क्यों? क्योंकि अजंता गुफा केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें जैन या हिंदू धर्म से रिलेटेड जो है चित्रों का अंकन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। निम्न उपराष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम से आपको लगाना है। जो उपराष्ट्रपति हुए हैं उन्हें उनके कालक्रम से लगाना है। तो इसकी बात करें तो गोपाल स्वरूप पाठक, उसके बाद है बी.डी. जत्ती और आर वेंकटरमण, फिर के.आर. नारायण। ऑप्शन ए हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लुक ईस्ट अर्थात पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने किया था, और एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत 2014 में मोदी सरकार द्वारा की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट की नीति जो है 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 1992 में नरसिम्हा राव ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन बी सही है, पहला गलत है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग आंतरिक भाग के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है? इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस, जोसेफ साइन केस, और के.एस. पुट्टास्वामी केस, या फिर नवजेत सिंह जौहर केस। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पुट्टास्वामी केस में यह निर्णय दिया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और यह निर्णय जब आया था 2017 में, और आधार कार्ड जब लागू हुआ था तभी जो है यह केस हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और प्रावधान दिए गए, उसे जो है सम्मिलित करना है। बात करें अनुच्छेद 376, अनुच्छेद 376 इसमें जो है किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 376 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 377 इसमें भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात किया गया है। 378 इसमें लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध मिलता है 378 में। और 392 में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख जो है इसके अंतर्गत किया गया। ठीक है, इसमें इनका उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत रत्न जो है कौन सा, एक सेकंड, कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है आपको बताना है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 सर्कुलर फर्स्ट के तहत उपाधियां या पदवी नहीं है। इन पुरस्कारों को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित किया जा सकता है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कार की अधिकतम संख्या 5 तक ही सीमित है, मतलब 5 लोगों को दिया जा सकता है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा जो है यह गलत है। इन पुरस्कारों को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ठीक, और चौथा, यह जो है अधिकतम 5 लोगों को दिया जा सकता है, ये भी आपका गलत है। इसमें अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार जो है यह एक वर्ष में अधिकतम जो है 3 लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, और हाल ही में जो है भारत सरकार द्वारा 5 लोगों के नाम का जो अनाउंस किया गया था उसके बाद ये बहुत ज़्यादा विवाद में आया था। ठीक है, कि इसमें संशोधन किया जाएगा, 5 लोगों को दिया जाएगा, लेकिन वो पहले नाम का घोषणा कर दिया गया था, उनको जो है अगले वर्ष देना था। ठीक है, और इसके पीछे कारण आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, आपको बताना है। कुछ निम्न दिया गया और प्रावधान। 1781 का संशोधन नियम गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त करना। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग करना। 1793 का चार्टर एक्ट भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत करना। 1786 का नियम विशेष मामलों में कानवालिस को अपने काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार देना। इसका कौन सा विकल्प एक क्या कहता है, कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका गलत है। ठीक, सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 97वां संविधान संशोधन द्वारा इसकी स्थापना आया था, कह सकते हैं कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सहकारी समिति बनाने का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। किस सहकारी समिति में जो अधिकतम सदस्यों या अध्यक्षों की संख्या निदेशकों की वो 25 हो सकती है। और बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 साल तक होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है, दूसरा तीसरा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 21 नहीं बल्कि यह अनुच्छेद जो है 19 है, और इसमें सदस्यों की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या, इसमें अधिकतम जो सदस्य है वह कितने हो सकते हैं? 25 नहीं बल्कि 30 हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है अधिकतम सदस्य 30 हो सकते हैं। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला और चौथा सही है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के मानवाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। और संविधान के अनुसार जब सरकार मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो महान्यायवादी भी अपना त्यागपत्र दे देता है। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प सही क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 78 नहीं है, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है, और जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, तो यह त्यागपत्र देगा ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र निष्पक्ष कार्य करने के लिए कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो है उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। ठीक है, तो यह विकल्प आपका गलत हो जाएगा। वायदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में व जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है।
किसी भी क्षेत्र में सर्वाधिक वायुदाब जो है दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। वायुदाब की अगर हम बात करें, किसी भी क्षेत्र में अधिकतम वायुदाब जो है वह सुबह भोर में 4 AM से लेकर के और यह जो है 10 बजे तक रहता है, 10 AM तक। ठीक है, सर्वाधिक वायुदाब। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था का गुण नहीं है? विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, अस्थायी सरकार और उत्तरदायी सरकार, व्यापक प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अस्थायी सरकार। संसदीय शासन व्यवस्था के गुणों की बात करें तो विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, उत्तरदायी सरकार, निरंकुशता पर रोक, व्यापक प्रतिनिधित्व। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था के कुछ दोष भी हैं, जैसे अस्थायी सरकार, नीतियों में अनिश्चितता का न होना और शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। कुछ स्थानीय पवन दिए गए हैं और वह किस क्षेत्र में चलते हैं उससे जो है आपको सुमेलित करना है। ठीक है, उससे सुमेलित करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, मारिन जो स्थानीय पवन है यह चलता है फ्रांस में, गोरीज ईरान में चलता है, सुखोवे रूस में और जोंडा अर्जेंटीना में। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 40 से 55, अक्षांश और महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? दूसरा गलत ही इसलिए है क्योंकि जो भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है वह 30 से लेकर के 45 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जलद मरुमध्य मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा युकाटन जलद मरुमध्य जो है, युकाटन जलद मरुमध्य यह मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के बीच में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और नाबार्ड द्वारा 2024 में पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2023 दस्तावेज का अनावरण किया गया था। जलवायु रणनीति 2030 का उद्देश्य भारत की हरित वित्त पोषण की आवश्यकताओं को संबोधित करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 1, 3, 4। दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि उसका मुख्यालय दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। कपास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कपास के बीज का उपयोग वनस्पति तेल उद्योग में किया जा सकता है। कपास उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। इसके लिए जो है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है और डोडी खिलने के समय स्वच्छ आकाश एवं नमी युक्त मौसम आवश्यक होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। चौथे में क्या कह रहा है कि डोडी खिलते समय स्वच्छ आकाश एवं नमी युक्त मौसम की आवश्यकता होती है, जो कि गलत है। इसकी डोडी खिलते समय जो है स्वच्छ आकाश और तेज धूप होना चाहिए। ठीक है, जिससे रेशे में पर्याप्त चमक आ सके। ठीक, न कि नमी युक्त मौसम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से किस समानांतर पड़ता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कार्ड दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी लद्दाख में है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। मूर्खा घाटी, पांगी घाटी, सुरु घाटी या फिर पार्वती घाटी। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका मूर्खा घाटी, सुरु घाटी। ये दोनों जो है लद्दाख में है। दोनों लद्दाख में, मूर्खा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरु घाटी ये सभी लद्दाख में है। जबकि पांगी घाटी और पार्वती घाटी यह किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, पांगी घाटी और पार्वती घाटी ये दोनों हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर। संसद के साधारण बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन नहीं किया जा सकता है? संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते में परिवर्तन, राज्यसभा का प्रयोग या फिर नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार से होता है। संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से और संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की संस्तुति से। तो संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में संशोधन करने के लिए जो है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना
में उल्लिखित निम्न पदों में से कौन सा एक मूल प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? सार्वभौम, गणतंत्र, अखंडता या फिर लोकतंत्र। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 समाजवादी पंथ, निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 355 में इसका उल्लेख किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था? इसे कब लागू किया गया था यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगस्त 2004 में जो है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम जो है इसे लागू किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान की गई है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जा रहा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। ठीक है, किसी विशेष धर्म की उन्नति या विकास के लिए अगर कर लगाया जा रहा है तो वह कर नहीं दिया जाएगा। कह सकते हैं कि राज्य ऐसे कर नहीं लगाया जाएगा जिसका उपयोग जो है किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए किया जा रहा हो। ठीक है, जिसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 27 में है। किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने और यहाँ रहने तथा भूमि खरीदने की अनुमति दे दी गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833 है। इसके अंतर्गत अंग्रेज भारत में आ सकते थे, बिना अनुमति के जमीन खरीद सकते थे, रह सकते थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को वापस लिया जा सकता है किसके? संसद के साधारण बहुमत से या फिर संसद के विशेष बहुमत से? कूट के हिसाब से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग है। भारत के किसी भी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी थी। कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प, न तो ए न तो दो। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगा, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगा था। उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा का अनन्य भाग नहीं होता। इसमें कहा है कि लोकसभा उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग है, जो कि गलत है। उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद का अनन्य भाग जो है, या कह सकते हैं कि संसद 79 में जो कहा गया कि संसद जो है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगा। ठीक है, तो अर्थात इसमें उपराष्ट्रपति शामिल नहीं है। और भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, न कि सुचेता कृपलानी। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह कहा गया था कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है? किसने कहा था? यह कहा था के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। मराठा सरदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पगा क्या था? तोपखाना, नौसेना, पैदल सेना या फिर अश्वारोही सेना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है अश्वारोही सेना थी, पगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? रैले, हंटर, सैडलर या फिर हर्टोग? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सैडलर कमीशन है। ठीक है, गठन कब किया गया था? 1917 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन के इंग्लैंड की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? इकोनॉमिक डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में इसका उल्लेख किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी थी? लॉर्ड मिंटो, विलेजली, कर्जन या फिर हर्डिंग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्जन को कहा था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की इसे संज्ञा दी थी। ठीक है, तो और कर्जन के समय की बात करें तो यह जो है 1899 से लेकर के 1905 तक जो है क्या है भारत का वायसराय था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अमृतसर की संधि 1809 किसके बीच हुई थी? अमृतसर की संधि 1809 जो है यह राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को कब बाघ परियोजना में शामिल किया गया था? दुधवा राष्ट्रीय पार्क को 1987-88 में जो है इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में 0 से 6 आयु वर्ग का जो जनसंख्या प्रतिशत है वो सबसे अधिक है? प्रयागराज, जौनपुर, बहराइच या फिर सिद्धार्थनगर? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी बहराइच में। ठीक, देखिए इसकी अगर हम बात करें बहराइच जिले में 0 से 6 आयु वर्ग का जो जनसंख्या प्रतिशत है वह 18.77% है। ठीक है, 18.77%। ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी जनपद तथा लखनऊ का जो जनघनत्व है वो कितना है?
लखनऊ का जनघनत्व कितना है? देखिए लखनऊ का जो जनघनत्व 1816 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्थिर विनिमय दर, अग्रणी विनिमय दर, अग्रिम विनिमय दर, या फिर तत्काल, या फिर प्रबंधित विनिमय दर। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तत्काल विनिमय दर। ठीक। देखिए एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में वर्तमान अवधि में विनिमय दर जो होता है वह तत्काल विनिमय दर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? मीर ए बर यह जो है वन अधिकारी था, वाकिया नबी से सूचना अधिकारी, मुस्तैफी लेखा परीक्षक, और मीर ए बहार संदेशवाहक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मीर ए बहार। मीर ए बहार की अगर हम बात करें तो यह जल सेना का प्रधान अधिकारी था। कौन था? जल सेना का प्रधान अधिकारी। और संदेशवाहक, जासूस एवं संदेशवाहक जो था वह हरकारा था। कौन था? हरकारा। हरकारा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है? नियतिवादी, संभववादी, या फिर नवनियतिवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह नवनियतिवादी अवधारणा से संबंधित है सतत व अस्थायी विकास। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव रक्त की जो श्यानता है, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या होता है? विटामिन, एंजाइम, लवक, या फिर प्रोटीन। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव रक्त की श्यानता का कारण होता है प्रोटीन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना अर्थात हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 14, 17, 15 या फिर 18। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धरोहर या हृदय योजना की जो शुरुआत 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 21 जनवरी 2015 को। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे और हिंदू पैट्रियार्ट ने सन्यासी विद्रोह का समर्थन किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियार्ट ने नील आंदोलन का समर्थन किया था, न कि सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, किसका किया था? नील आंदोलन का। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें अगर हम कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण अधिनियम या निर्भया कांड जो हुआ था उसके बाद जो है इसे लागू किया गया, लाया गया था। ठीक है, घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम यह जब आया था 2005 में आया था। ठीक है, और दहेज निषेध अधिनियम कब लाया गया था? यह लाया गया था 1961 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में। सही आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, या फिर एबीसीसी अम्ल। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्रेलिन। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए जिब्रेलिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसका मुख्य उदाहरण जिब्रेलिन एसिड है और यह जो है हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं? यूरेनियम 238 परमाणु बम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल, पोटेशियम क्लोराइड माचिस, और मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल। इसकी अगर हम बात करें, संचायक सेल के निर्माण में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का उपयोग किया जाता है, ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, तो संचायक सेल के लिए H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया था। ठीक, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। प्रकाश के निम्नलिखित तरंगों में से किसका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? बैगनी, रंगीन, नीला, लाल, इंडिगो पीला, या फिर पीला और बैगनी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला और लाल का। नीला और लाल का ऑप्शन बी हो जाएगा। मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है। ट्रांसमिशन से ह्रास हो जाता है, उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, या फिर बचत की जाती है। मेगावाट कब मापा जाता है? देखिए मेगावाट जो मापा जाता है वो उत्पादित जब किया जाता है तब इसे मेगावाट में मापा जाता है। ठीक है, जब बिजली का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धातु के बारे में सही नहीं है? धातु में चमक होती है, सामान्यतः धातु अधातु वर्धनीय नहीं होती है, समानतः धातु तन्य होती है, मरकरी मात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समानतः धातु अधातु वर्धनीय होती है, जो कि गलत है। ठीक, धातु जो है धातु वर्धनीय होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इंसुलिन के अति स्त्रावट से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की अति स्त्रावट से जो रोग होता है कौन सा होता है? इसकी अति स्त्रावट से जो है वह हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए इंसुलिन की अति स्त्रावट के फलस्वरूप रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक, जबकि इंसुलिन के अल्प स्त्राव से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। रुधिर, इसमें क्या पाया जाता है?
रुधिर में पाया जाता है ग्लोबिन। दाल में क्या पाया जाता है? दाल में पाया जाता है प्रोलैमिन। प्रोलैमिन्स माइटोकांड्रिया में इसमें साइटोक्रोम पाया जाता है और अंडा में पाया जाता है ग्लोबुलिन। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन गैस की खोज 1774 में किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज जो है कार्ल विल्हेम सीले ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य में से किस पर आधारित होता है? जॉनसन प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव, एडिसन या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है? WBC, RBC, हीमोग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RBC। RBC को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हैं। अक्टूबर 2023 में भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर MS गिल का निधन हो गया। उनके बारे में कौन सा विकल्प सही है? वे भारत के 11वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और एन इंडिया सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव इनकी पुस्तक थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया था? यह नियुक्त किया गया था राजकुमार राव को। ऑप्शन ए हो जाएगा। अक्टूबर 2023 को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? यह पुलिस स्टेशन है भोपाल पुलिस स्टेशन। ठीक, मध्य प्रदेश का ऑप्शन हो जाएगा। अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया गया था? विश्व कपास दिवस मनाया गया था 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया था। अक्टूबर 2023 को किस यूरोपीय देश ने यूरोप के पहले पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट का सफल परीक्षण किया था? यह परीक्षण जो है वह किया गया था स्पेन द्वारा म्यूरा फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया था। अक्टूबर 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य द्वारा हिंदू विरासत माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी? यह घोषणा किया गया था जॉर्जिया द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना द्वारा सैन्य संदर्भों में भारतीय विरासत को खोजने के लिए एक पहल के रूप में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? इसके द्वारा जो है प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी। अक्टूबर 2023 में UNWTO की महासभा के किस देश में आयोजित बैठक में गुजरात के धोर्दो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? इसका जो आयोजन किया गया था समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था, जहां पर गुजरात के धोर्दो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। अक्टूबर 2023 में अर्थशास्त्र क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह किस देश की रहने वाली है? क्लाउडिया गोल्डिन जो है अमेरिका की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की। केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में चलाया गया ऑपरेशन अजय का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन अजय जो चलाया गया था इसका उद्देश्य था जो इजरायल में भारतीय फंसे थे इनको वापस लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित या कह सकते हैं कि नीलगिरी ताहर संरक्षण के लिए एक परियोजना प्रारंभ किया गया है। नीलगिरी ताहर जो है किसकी एक प्रजाति है? नीलगिरी ताहर जो है यह बकरी की एक प्रजाति है। ऑप्शन सी। अक्टूबर 2023 में किस देश की महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन यह भारत यात्रा पर रहीं, जिन्होंने जंजीबार में IIT मद्रास के परिसर की स्थापना हेतु भारत सरकार की प्रशंसा की? यह किस देश की हैं? यह जो है तंजानिया की राष्ट्रपति थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। तंजानिया की राष्ट्रपति थी और जंजीबार में IIT परिसर खोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अर्थशास्त्र श्रम बाजार में समझ उन्नत करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2023 का वह क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। भौतिक विज्ञान का इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही हैं। अक्टूबर 2023 में एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कहाँ पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? यह जो समझौता है वो कहाँ किया गया था? देखिए, यह जो समझौता है यह किया गया था बगोटा कोलंबिया में यह समझौता किया गया था। अक्टूबर 2023 में चंद्रमा पर लेजर संचार के परीक्षण हेतु साइकी अंतरिक्ष यान किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? साइकी अंतरिक्ष यान जो है यह लॉन्च किया गया था नासा द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। अक्टूबर नवंबर 2023 में COP5 मिनीमाता विषय के पत्रकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इस बैठक का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा एक जातिगत जनगणना की आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यह राज्य है बिहार।
बिहार, ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में विभिन्न देशों के लिए भूख की स्थिति को मापने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत जो है इसमें 111वें नंबर पे है। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाजार के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में श्रीअन्न महोत्सव का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। श्रीअन्न महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया। 2009 में भारत सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में संगठित अपराध के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान चलाया गया था? यह अभियान चलाया गया था सीबीआई द्वारा चलाया गया था। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की गई? यह स्थापना कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा कौशाम्बी में किया जाएगा, ठीक है। अक्टूबर 2023 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बैंक इंश्योरेंस मानदंडों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? मीना कुमारी की अध्यक्षता में मीना कुमारी समिति का गठन किया गया। कह सकते हैं कि मीना कुमारी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डाउनलोड आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अच्छे मटेरियल हैं वो प्रोवाइड कराया जाएगा। आप बशर्ते मेरे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।